हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी बेसिकली आपका जो है 10th क्लास है और पहला लेक्चर है मेरा 10th क्लास में। तो एक हमारी बुक है भारत और समकालीन विश्व सेकंड। इस बुक में से परीक्षा में जो है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन और आपका जो है 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शनल, वो हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, एक तो चैप्टर जो है इसके बहुत लंबे लंबे हैं, पहली बात तो। और दूसरा, इसमें चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स हैं, तो थोड़ा हम लोग आपको भटक सकते हैं या फिर कोई चीजें ऐसी हो कि आपको लगे शायद समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अच्छी बात है, जो कोई आपका नया टॉपिक इसमें शुरू होता है, जस्ट चैप्टर के अंदर सब चैप्टर क्लियर होता है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, हल्का सा फोकस करके आप पढ़ लेंगे, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और इसमें पहला चैप्टर जैसा आपको दिया गया है, पहला चैप्टर ही आप अगर आप गौर का पढ़ोगे गौर से, तो इसमें क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। पहले ही चैप्टर में लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या लिखा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, उस उदय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आखिरकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे। तो आपके सामने एक इमेज दी गई है और थोड़ा सा ऐसा गौर कर देखिए। एक लेडी खड़ी है, स्टैचू है, हाथ में क्रॉस लिए हुए हैं, कुछ परियां हैं, कुछ आप देखेंगे अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर के आपके झंडे हैं और एक बहुत लंबी लोगों की लाइन आपकी लगी हुई है। अब देखिए, एक वहां के बहुत फेमस आर्टिस्ट हुए हैं फ्रेडरिक सरयू, जो विश्वव्यापी आपका प्रजातंत्र और सामाजिक गणराज्यों में स्वतंत्र राष्ट्र के बीच संधि 1848 को दिखाया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जिस तरह का आज हमको यूरोप दिखाई देता है ना बेटा, कि फ्रांस है, जर्मन है, रूस है, इटली है, हंगरी है, बुडापेस्ट है, आपका नीदरलैंड, ये जर्मनी वगैरह बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जो आपको देश दिखाई देते हैं, ये एक दिन में ऐसे नहीं बन गए। जिस तरह से भारत एक दिन में भारत नहीं बना, ऐसे यूरोप एक दिन में यूरोप नहीं बना। उसके पीछे की कुछ कहानियां हैं। यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ, कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से राजा, कौन कौन से लोग वहां शासन कर रहे थे, इनके विषय में ही यहाँ से ही हम अगर पढ़ेंगे तो यूरोप यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अच्छा खासा चैप्टर हमको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, 1848 में, कब कह रहा है? 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें सपनों का संसार रचा, जो उस शब्दों में जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। किसका था? पहली बात ध्यान दीजिए, सपनों का संसार। इस श्रृंखला के पहले यूरोप और अमेरिका के लोग सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार की स्वतंत्रता प्रतिमा की वंदना करते हुए, जो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के काल में स्वतंत्रता पर महिला के रूप में प्रदान किया। यह भी आपको ज्ञानोदय की मसाल को पहचान कर सकते हैं, उसके हाथ में है। मनुष्य में भी दूसरे मनुष्य के अधिकार की घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त करे हुए। सरयू की कल्पना गोपेन ने दुनिया के भर के राष्ट्रों को समूह में बांटा है, जिनकी पहचान आप कपड़े पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहें, इसे जुलूस का नेतृत्व कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जो जब तक आपका राष्ट्र राज्य बन चुका था, तो आपका फ्रांस के क्रांतिकारी तिरंगे की पहचान किया जा सकता था और उसके पास था। ठीक, अभी अभी जिसके पीछे जर्मनी के लोग काला लाल सुनहरा झंडा थामे थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सरयू ने छवि निर्माण की। जर्मन लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। किसकी बात हो रही है? जिस तरह की चीजें दिखाई गई थी, जब तक जर्मनी किसी एक यूनाइटेड नेशन का भाग नहीं था,
जो झंडा वे थामे हैं वो 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति, जिनके जर्मनी भाषा रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र की गठन करना चाहते थे। जर्मन लोग बाद में ऑस्ट्रिया और आपका सिलोसियो की राजशाही, आपका पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस जैसे लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते और मदरसे में नजर आएंगे। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी आपका किया है। ठीक है, इस अध्याय में हम ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिसकी कल्पना अभिव्यक्त सरयू ने की है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जिन्हें यूरोप की राजनीति और मानसिक जागृति में भारी परिवर्तन लाए। इन परिवर्तन से अंत यूरोप के आपका राष्ट्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ। यूरोप के लंबे समय से ही एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार आपका विकसित हुआ, जिससे स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रभुत्व और केंद्र शक्ति ही की गई थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में केवल उसके शासक नहीं बल्कि अधिकांश में एक साझा पहचान की भावना आपका विकास विरासत थी। साझेपन के साथ आम लोग में सदियों से भी निर्मित थी। यह आशा विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रकाश डालती है जिन्हें 19वीं सदी के में यूरोप में राष्ट्र राज्य अस्तित्व में। तो अगर आप यूरोप में जो बात चली है कि राष्ट्र कुछ होता है, नेशन कुछ है, इसी को कह दिया गया था राष्ट्र राज्य। तो ये जो आपकी कल्पना है, ये 19वीं ही जो आपकी सदी है उसी में ही ये सारी कल्पनाएं आपकी पनपी हैं। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए कुछ शब्द मिले हैं। जैसे एक शब्द है जनमत, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार एक कोई प्रस्ताव रखा जाता है और लोग उससे पूछते हैं कि क्या ये प्रस्ताव आपको मंजूर है या नहीं। इसी को बोलते हैं जनमत। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में पहला देश अगर हम कोई देखेंगे तो ध्यान रखिए, पहला देश है आपका, गौर करके देखिए, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार को, राष्ट्र की पहली और स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांसीसी एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए। उसने संप्रभुता से निकलकर फ्रांसीसी क्रांतियों ने आपका समूह में आपका हस्तांतरित किया। क्रांति की घोषणा में अब लोग राष्ट्र द्वारा गठन होगा और उन्हें नियति तय करेगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक कदम उठाए जिन्हें आपका फ्रांसीसी लोगों में एक महत्वपूर्ण पहचान की भावना पैदा हो सकी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। संविधान के अंतर्गत आधिकारिक प्राप्त और चुने गए, जिनके से पहले ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय समूह का किया जाना था। उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब जहां पहले आपके चुनाव हो रहे थे, उन चुनाव को जो हम क्या कहते हैं, स्टेट जनरल चुनाव कहते थे, अब उनको क्या कह दिया गया, उन्हीं को कह दिया गया नेशनल असेंबली। यानी कि अब कुछ चीजों का हाँ यूरोप में भी आपका जो नाम है वो आपका चेंज हुआ और उनको बोल दिया। ठीक है, नई स्तुति रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। ये सब राष्ट्र के नाम पर हो। जो भी चीज होगा, चाहे शहीदों का नाम लिया गया है, किसी की शपथ ली गई है, जो भी स्मृति दिलाई गई, हमने क्या कहा कि भैया ये सारी चीजें किसके ऊपर हैं, राष्ट्र के ऊपर हो रही हैं। केंद्रीय प्रशासनिक
व्यवस्था लागू की गई और अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। कैसे बनाए गए? समान कानून। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार नापने का एकत्र मान लागू हुआ। क्षेत्र में बोलियां और हस्तोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली और लिखी जाती थी। वही राष्ट्र की आपका भाषा बन गई। अब पेरिस में कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच। तो आप देखिए, जो फ्रांस की जो भाषा है फ्रांस की, वो क्या बन जाएगी? अब यहाँ से ही फ्रांस की जो भाषा है वो आपका फ्रेंच बन जाएगी और ये इनकी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपका हो जाएगी। तो ये दौर है आपका बेसिकली फ्रांसीसी का उदय होने का। उसमें कैसे लोगों में एक साथ समूह की पहचान हुई, कैसे उन लोगों ने आपका ली पेट्रियट आया, कैसे वो सिटीजन के विचार को एक्सेप्ट कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपने चुनाव प्रक्रिया को बदलकर जो आपका स्टेट नेशनल चुनाव थे उसको नेशनल असेंबली रच ली, राष्ट्र की बात करी, भू प्रशासन की बात करी, यानी कि एक फैला हुआ शासन को समेट कर एक केंद्रीकृत व्यवस्था लाने के लिए ये आपका प्रयास जो था इसमें किया जा रहा था। एक बार देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका नया चैप्टर है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है समझने में। एक बार देख लें, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पूरा आपको स्पष्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्रांतिकारी ने भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भय है और लक्ष्य है कि यूरोप के लोग को निरंकुश शासन से मुक्त किया जाए। किससे किया जाए? निरंकुश शासकों से मुक्त किया जाए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटना अब खबर यूरोप के शहरों तक पहुंची, तब छात्रों ने आपका शिक्षित मध्यम वर्ग में अन्य सदस्य में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। अब इस क्लब को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यूरोप के अन्य लोगों में राष्ट्र में गठित करने के लिए मदद, यानी कि राष्ट्र बनाया जाए, उसके लिए राष्ट्र का गठन किया जाए, एक क्लब की स्थापना की जिसका नाम रखा गया है जैकोबिन क्लब। आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत में रह रहे थे, अगर कोई व्यक्ति जैकोबिन क्लब की मेंबरता हासिल कर लेता था तो अंग्रेज उससे मतलब बड़े रुष्ट हो जाते थे। एग्जाम्पल होगा आपका टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, जब जैकोबिन क्लब की आपका सदस्य बनेगा तो अंग्रेज रुष्ट हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि किसकी बात कर रहा है? ये लोगों में राष्ट्र को गठन करने की बात कर रहा है। अब अगर आप किसी चीज से जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि जो आपके जिन्होंने आपको कोलिज्म बना हुआ है उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रांस सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुस गए। क्रांतिकारी के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को स्वदेशी से ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में विशाल क्षेत्र आ गया। वह अनेक सुधारों की शुरुआत की, उन्हें फ्रांस से पहले आरंभ किए जा चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र को वापस ले लिया गया। अब देखिए कैसे फैला है पूरा क्षेत्र। थोड़ा और छोटा कर दूं, देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये है फ्रांस, इसकी बात कर रहे हैं। ये है स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन, इतना सा ग्रेट ब्रिटेन जिसने पूरे मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर लोगों पर राज किया है। ये है ऑस्ट्रिया, ये हंगरी, ये आपका सर्बिया, ये बुल्गारिया, ये रोमानिया, ये है यूनान यानी कि ग्रीस, जहाँ का शासक था आपका ये एक प्रांत था मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया प्रांत का एक आपका राजा था जिसको आप जानते हैं सिकंदर अलेक्जेंडर। साइप्रस रूस का क्षेत्र है ये, नहीं साइप्रस अलग, सॉरी क्षमा चाहूंगा, हाँ ओटोमन साम्राज्य, हाँ ठीक है। और ये यहीं साइप्रस के बगल में आपका फिलिस्तीन और नीचे इजराइल, आपका सीरिया, मेसोपोटामिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, फारस की खाड़ी, टूनेशिया, मोरक्को, ये सब आपका अफ्रीका के हैं। और फ्रांस के बगल में है स्पेन, और ये है पुर्तगाली, जहाँ से लोग भारत आपका ट्रेड करने के लिए गए थे। तो
इनका थोड़ा सा एक बार मैप में देख लीजिए। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फिलहाल इस क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए बात कर रहे हैं, और ये है हमारा फ्रांस। चलिए देख लिया इतना। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेशन किया गया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 के नागरिक संहिता में आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। अब एक यहाँ 1804 में एक संहिता, एक कानून बना जिसको कहा गया नेपोलियन संहिता। और इसमें क्या कहा गया नेपोलियन में कि आपको बर्थ बेस पर कोई राइट नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो आप राजा के बेटे होगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ विशेष अधिकार मिल जाए, वो नहीं मिल सकते आपको। एक उनकी बात करी, उसने कानूनों के समक्ष बराबरी की बात करी कि भैया अब कानून की नजर में सब कैसे हैं, आपका बराबर है। संपत्ति के अधिकार को आपका सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण क्षेत्र के अधीन लागू किया गया कि जहां जहां पर आपका फ्रांसीसियों का नियंत्रण था या नेपोलियन साम्राज्य का नियंत्रण था, वहां इसको लागू आपका किया गया। जैसे आप देखेंगे डच गण, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। अब इसने सरल कर दिया कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन जैसे बनाया। सामंती व्यवस्था को वहां इसने खत्म कर दिया। सामंती मतलब जो आपके राजा के अंडर कुछ लोग काम करते हैं उन्हीं को सामंती कहते हैं। क्लियर है। किसानों को आपका भूदास जागीरदारी शुल्क देने की से आपकी मुक्ति दिलाई। अब कोई अपनी जमीन का टैक्स नहीं देगा। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघ को नियंत्रण से हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को आपका सुधार लाया। किसानों, गरीबों, मजदूरों और उद्योगपति की नई नई आपका मिलीजुली आयादी चखी। उद्योग खास तौर पर समान बने। लघु उत्पाद को समझने में प्रयास किया और एक आपका कानूनी व्यवस्था जो थी वो आपका बनाई। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। अब बात है जोकोविन की कि ये सब चीजें यहाँ आपका हो रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से लोग अपनी मांगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ उनने मानक भार यानी कि वेट नापने की व्यवस्था करी। मापने के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाई कि आप अगर माप तोल की मुद्रा भी रखिए, और दूसरे इलाकों में वस्तु पूंजी का आवागमन को सहूलियत बनाया कि अगर आपको वस्तु और पैसे को, कुछ पूंजी को एक स्थान पर दूसरे स्थान भेजना है, वो बड़ी सुलभ तरीके से जाना चाहिए। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रिया थी। मान लीजिए फ्रांस ने किसी क्षेत्र को जीत लिया, तो वहां अगर शासन क्या था, कुछ वहां की अपनी लोकल व्यवस्था जो पहले चल रही थी, कुछ इनकी व्यवस्था को मिक्स कर दिया गया। शुरुआत में अनेक स्थानों पर हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, साथ ही कई देश जैसे ब्रसेल्स, मेल्स, मिलान, वर्सा फ्रांसीसी सेना के स्वतंत्रता का तोहफा लेने की तरह उन्होंने आपका स्वागत किया। मगर शुरुआती उत्साह में शीघ्र ही आपका वो दुश्मनी में बदल गया। यह साफ हो गया कि प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। बढ़ते हुए कर सेंसर से बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्त भर्ती का नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन के फायदे में ज्यादा नजर आया। अब ये देखिए एक डाकिया दिखाया गया है और आपका राइनलैंड ने डाकिया को सांग के आते हुए दिखाया है कि कैसे डाकिया आपका डाकों को ले जा रहा है और कुछ चिट्ठियां उससे गिर रही हैं। देखिए आप इसी में देखिए, अब आप कहेंगे सर आप पहला चैप्टर हमको पढ़ा रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो बेटा ये मेन हेडिंग थी यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन इसका पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया और इसका पहला चैप्टर था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार, कि फ्रांस में बेसिकली क्रांति कैसे हुई, कैसे नेपोलियन था, कौन कौन से नेपोलियन ने कार्य किए, उसका इफेक्ट क्या हुआ, लोगों ने कैसे उसकी वहाँ रिएक्शंस दिखाया उसके लिए। ठीक है, ये सारी चीजें ETC हमने इसमें पढ़ी। फिर हमने ये वाला चित्र देखा, तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हो गया। अब पहला चैप्टर समाप्त होने के बाद
इसी में 2 चैप्टर आया, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। एक है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद फ्रांस का निर्माण। अब यूरोप में राष्ट्रवाद की, सारे यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि देश कि हमारा जर्मनी हो, हमारा फ्रांस हो, हमारा रूस हो, हमारा स्विट्जरलैंड हो, इस तरह से स्टेबल किया जाए, इटली हो। ये आखिर भावना पैदा कैसे हुई, इस भावना की जो वजह है वो चैप्टर नंबर 2 में हमें स्पष्ट होगी। लेकिन चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले इस चैप्टर में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और ये मैप हमको एक बार वापस देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, फ्रांस है, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये तो ये आपका वो समय है जब आपका पूरा यूरोप छोटे छोटे रियासतों में आपका बटा हुआ है। देखिए बट रहा है कि नहीं बट रहा? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो इतना हम सब कुछ देख चुके हैं। तो फिलहाल जो है इसको हम कल करेंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो चैप्टर से संबंधित, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैप्टर संबंधित क्वेरी है तो, नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए और थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन पढ़िए ताकि आपको सीक्वेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और जिस तरह का आज आप यूरोप समझते हैं वो यूरोप ऐसा नहीं था, छोटे छोटे प्रांतों में, छोटी छोटी रियासतों में, राजाओं में बटा हुआ था। बस थोड़ी समस्या क्या होगी, आपको भारत के नाम है कि राजा परिचित लगेंगे, वहां के आपके जो है आपको परिचित नहीं लगेंगे। ये थोड़ी सी आपको समस्या महसूस हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।